Hello friends, this is Somdeep Ghosh and welcome to my channel. First of all, I would like to thank everyone who really supported our video. Okay, and after getting such a great feedback, I am really inspired to make another video. And today I am going to make video on a very important subject, which is a very important social issue. So the name of the subject is environmental science, and I will try to cover almost every topic of environmental science. Almost, अगर कोई छूट जाता है तो we will make another video on it. So today in this video I will be talking on few topics. So let me tell you the topic. First I will talk about nature. मैं बात करूंगा पर्यावरण की. फिर मैं इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में बात करूंगा. फिर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे. फिर हम करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर, लाइट, लैंड, नॉइज, विजुअल, थर्मल जितने हैं. उसके बाद हम न्यूक्लियर हैजार्ड्स की बात करेंगे. फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे. उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर हैजार्ड्स की बात करेंगे, कॉस्मिक रेस, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट. फिर हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन. फिर हम बात करेंगे कुछ सोशल इश्यूज पे. फिर हमारे पास है टॉपिक इकोसिस्टम, फूड चेन, प्रोड्यूसर्स, फूड वेब, एसिड रेन, HIV वायरसेस के बारे में बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, रूल ऑफ 10% की मैं बात करूंगा और होम्योस्टेसिस की. फिर उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. ठीक है. फिर हम बात करेंगे इकोसिस्टम, कौन कौन से टाइप के हैं, बायोटिक, अबायोटिक. फिर हम नॉइज पोल्यूशन की अलग से बात करेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स है उस पर बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर. फिर हम बात करेंगे वाटर एक्ट. ओके. फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले मैं बताता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको. इन्वायरमेंटल साइंस, व्हाट इज इन्वायरमेंटल साइंस? तो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस इज अ साइंस in which we study about all the biotic and abiotic aspects of environment. ठीक है. इसमें हमारा क्या इन्वायरमेंट रहता है, हम किस तरह से इन्वायरमेंटल साइंस की मदद से हमारे नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में पता करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेचर की बात करता हूँ. तो आइंस्टीन ने कहा है कि द सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचर इज इट कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब जितना ये पर्यावरण हमको सिंपल दिखता है कि हाँ भाई यहाँ तो पेड़ उग रहे हैं, इसमें क्या नई बात है, बारिश हो रही है, इसमें क्या नई बात है. तो ये जितने सिंपल प्रोसेस है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कोई भी प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता जितना वो दिखते हैं. ये प्रोसेसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से और आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आगे बढ़ते. तो आइए हम बात करते हैं कि नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है और नेचर हमको कितने गिफ्ट्स प्रदान करता है जिससे हम आराम से हमारी लाइफ जी सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाउ टू सेव इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो हम नहीं है. बिकॉज हम वो प्राणी नहीं है जो नाइट्रोजन पे जिंदा रह सके. दैट इज हमें ऑक्सीजन चाहिए. सो अगर आप पोल्यूशन लेवल को कम करना चाहते हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घर के आसपास. तो मेरा पहला टॉपिक इस तरह कवर होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो आपको पेड़ लगाने होंगे. दैट इज एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं और अपने टारगेट को अटेंड करते हैं जिससे ग्रीन बेल्ट बढ़ सके. ठीक है. अब हम बात करते हैं, मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि इन्वायरमेंटल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज की. तो दो टाइप की रिसोर्सेज है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. वन इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड अनदर नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो नेचर में अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, वापिस से बन जाते हैं कुछ टाइम बाद, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, मिनरल्स,
ये जितने रिसोर्सेज है ये वापस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, और अगर हम एक बार उन्हें एग्जॉस्ट कर देते हैं या तो वो वापस रिन्यू होते हैं या नहीं होंगे। ऑलमोस्ट नॉन रिन्यूएबल इसलिए लिखा है कि रिन्यू होते हैं। इनके एग्जांपल्स होते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ओके, इनकी। और रिन्यूएबल में आते हैं, आप बात कर सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ऑलमोस्ट वाटर, ठीक है, जो रिन्यूएबल है। लेकिन हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट अगर हम कर दें तो मुश्किल हो जाएगी। कि जैसे डोडो एक बर्ड थी, उसको वो 16वीं सेंचुरी में एक्सटेंट हो गई, तो हमको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। हम रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। अब अगर मैं स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी टॉपिक्स में भी हम कवर कर लेंगे। और यहाँ आगे चलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया, दैट इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन रिमेंबर दिस टेबल वेरी इजीली। दिस इज रियली वेरी इंटरेक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज यू कैन से बायो एंड अनदर इज डाइवर्सिटी। सो बायो इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स इन सबके अंदर क्या वेरिएशन है, क्या बदलाव है, या फिर कितनी वैरायटी है। तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी में ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो जिनकी इतनी वेरिएशन और इतनी स्पीशीज है। अगर हम बात करते हैं टाइगर की भी बात करें तो जनरल टाइगर होता है, फिर व्हाइट कलर में टाइगर होता है, ठीक है। और ऐसे अगर कोई भी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, एक प्लांट्स की भी कई सारी स्पीशीज होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी स्पीशीज है उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कितने सारे एनिमल्स मैंने शो कर रखे हैं। तो इट इज ए वेल बैलेंस टेबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ओके। एंड इसके बाद हम आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की हम बात करते हैं। दोस्तों इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ते ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता जा रहा है। सो इस इम्बैलेंस होने की वजह से या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, और भी कई सारे पॉइजनस गैस है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर नॉइस पोल्यूशन की इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है, कार है और हॉर्न है, इनकी आवाजें। फिर है वाटर पोल्यूशन की, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट, वहां से जो जितना लिक्विड हो या फिर केमिकल है वो जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो फिर वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। फिर उसके बाद लैंड की, हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो ग्रिड्स बाहर आते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज से केमिकल्स है, उनको कई बार हम लैंड में डंप कर देते हैं, मतलब लैंड में बहुत डीप दबा देना। तो उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है और मिट्टी खराब हो जाती है। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको आपके सामने एक टेबल है, आप एक बहुत इंटरेक्टिव डायग्राम है, यहाँ आपको दिखा रखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो एयर की मैंने बताई कि जितने पॉइजनस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है ये आपको मालूम होने चाहिए। वो जब एयर में मिक्स होने लगते हैं तो एयर के जो गैस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है और इससे पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं और इससे सांस लेने में भी हमें काफी प्रॉब्लम होती है। फिर वाटर पोल्यूशन, मैंने बताया आपको कि कई सारे इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज मान लीजिए, आप म्युनिसिपल वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, और सीवेज वेस्ट है, ये जब पानी में मिक्स हो जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। फिर हम लाइट पोल्यूशन की अगर बात करें कि जो भी सुपरमार्केट्स है, मार्केट्स है, जहाँ सुबह शाम ऑल द टाइम लाइट जलती रहती है, तो उससे लोगों को भी लाइट एलर्जी, लाइट पोल्यूशन भी हो रहा है। अगर 24 आवर्स आप लाइट से एक्सपोज रहें तो आपकी
डे नाइट साइकिल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपको कैंसर होने का भी डर रहता है। फिर हम लैंड पोल्यूशन की मैंने बताया कि जितने इंडस्ट्रियल वेस्ट है और न्यूक्लियर वेस्ट है, इनकी ग्रिड्स है, इनको जब प्लास्टिक है जैसे, इन सबको अगर जमीन के अंदर आप दबा देते हैं तो उसके जो अपघटन, दैट इज डिकम्पोजिशन से जो भी केमिकल्स बनते हैं, दैट दे रियली अफेक्ट, वो अफेक्ट करते हैं लैंड को, सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं। ठीक है। फिर नॉइस पोल्यूशन मैंने आपको बताया, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मशीन्स, ठीक है, हमारी कार, हॉर्न, इन सब से जो आवाजें आती है वो बहुत हाई डिसिबल की होती है और उससे हमारी ईयर ड्रम खराब हो जाते हैं, एनिमल्स मर भी जाते हैं। कई सारे जैसे हम बात करते हैं कि कबूतर वगैरह है और जो बर्ड्स है, ये इतने हाई पिच साउंड को सहन नहीं कर पाते। ठीक है। फिर विजुअल के ऊपर हम बात करते हैं कि अब इस टाइम पे जितने सारे कई सारे वीडियो न्यूज चैनल्स है और बहुत कुछ है हमारे पास आज टीवी टेलीविजन पे। एक तरीके से टेलीविजन पे भी जो बढ़ते हुए चैनल्स का जो प्रेशर है, एनी टाइम आप देखें वीडियो तो क्या क्या डाल रहे हैं आपके माइंड, तो वो आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है। फिर थर्मल की बात अगर हम करते हैं कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, ठीक है, और ऐसे इंडस्ट्रीज है जो बहुत हीट एक्सपोज करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इन सब पावर प्लांट्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़ता जा रहा है। और कार और मोटरसाइकिल, इनसे निकलने वाला धुआं और इनसे जो हीट लिबरेट होती है डीजल पेट्रोल इंजन से, ठीक है, ये भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर हैजार्ड्स की। न्यूक्लियर हैजार्ड्स की हमने सबसे बड़ा एग्जांपल था कि 6 अगस्त 1945 में जो जापान में जो बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, दैट इज लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है। तो उससे हमने देख ही ली थी कितना बड़ा हैजार्ड्स हो सकता है। उसके अलावा भी कई कंट्रीज में, जैसे रशिया में आप बात करते हैं तो वहां पे भी कई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहां पे धमाके हुए थे अपने आप ही वो। और जापान में भी अभी भी कुछ साल पहले भी एक पावर प्लांट उड़ गया था। तो इससे जो न्यूक्लियर वेस्ट बाहर आता है तो वो प्लांट्स में म्यूटेशन करता है, एनिमल्स में म्यूटेशन करता है, जिससे कैंसर होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिससे इन्वायरमेंट के अंदर जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और न्यूक्लियर पोल्यूशन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात करता हूं एक आपके सामने एक पिरामिड है, दैट इज डिजास्टर पिरामिड। यहाँ पे आपको बता रखा है किस तरीके से एक नॉर्मल सिचुएशन एक्सीडेंट की तरफ बढ़ती है। तो आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार आप फोकस करके पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। आप डिजास्टर मैनेजमेंट लिख सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में आगे कवर करूंगा। ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर हैजार्ड्स। तो न्यूक्लियर हैजार्ड्स के दोस्तों कौन कौन से सोर्सेज है, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर हैजार्ड्स क्या होता है कि न्यूक्लियर जितने पावर प्लांट्स है उससे निकलने वाला जो कचरा है वो जब इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे सामने प्रॉब्लम कि कैंसर्स, म्यूटेशंस और डाइवर्सिटी में डिस्टरबेंस आ जाता है, इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। ठीक है। और इकोसिस्टम का बैलेंस छूटने लगता है। मैं बताता हूँ कि ये न्यूक्लियर वेस्ट सोर्स क्या है। पहला है कॉस्मिक रेज, जो मैं कह रहा हूं कि स्पेस से जितने रेज आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे अगर सन के भी रेज है, सन में भी कॉस्मिक रेज है, तो वो भी कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है और वो भी न्यूक्लियर हैजार्ड्स का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है। ये तो है चलो नेचुरल। हम मैन मेड की बात करते हैं, जैसे रेडियो मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हम बात करते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्रोटोरियम। ठीक है। तो ऐसे यूरेनियम है और थोरियम, इनकी ज्यादा हम बात करेंगे, प्लूटोनियम की हम बात करेंगे, क्रिप्टन। ठीक है। अब ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है ये जब एक्सपोज होते हैं नेचर में तो वही है, अगर ये हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो कैंसर क्रिएट करेंगे। तो दो हो गए मोस्टली, कॉस्मिक रेज और दूसरा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये भी कहां से मिलेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। सो क्वेश्चन क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, पहले समझते डिजास्टर क्या है। कोई भी नेचुरली या मैन मेड कंडीशन से अगर ऐसे हाई लेवल पे एक्सीडेंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं नेचर का भी और इंसान का, एनिमल्स का काफी नुकसान होता है, तो उस कंडीशन के एग्जांपल्स होते हैं अर्थक्वेक हो गया,
वॉल्केनोज माने ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है, फिर फ्लड्स, फ्लड्स आप समझते ही हैं। तो ये जितने कंडीशन है डिजास्टर्स है, अब इनका मैनेजमेंट कैसे होता है ये हम देखते हैं। आपके सामने एक साइकिल है, यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन। इसमें क्या सबसे पहले कोई भी डिजास्टर आने वाला है, हमें मालूम नहीं पड़ता तो भी हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। वॉलंटियर्स को एक्सरसाइज करवाए जाते हैं कि जिस तरह से वो बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे अर्थक्वेक है तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन करना है आपको वो सीखें। उसके बाद रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक है उस टाइम पे आप घरों को छोड़ के ऐसे ओपन फील्ड में आने की कोशिश करें, ठीक है। अगर लैंडस्लाइड्स है तो उस एरियाज में ना जाएं। अगर फ्लड्स है तो पहले से आप तैयार रखें बोट्स को, ठीक है। फिर आता है रिकवरी। रिकवरी के अंदर ये अगर नुकसान हो गया है तो उसके बाद भी जितने घर वर है हम फिर से बनाए, लोगों की हेल्प करें। मतलब इट इज टोटल सोशल वर्क है कि आपको उस टाइम पे कैसे अलर्ट रहना है। फिर मिटिगेशन। मिटिगेशन का मीनिंग होता है कि जब आप कोई कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे नुकसान हो गया, लेकिन इतना हेल्प कर सके हम किसी भी तरीके से कि आगे नुकसान ना हो। तो ये है कि जिसमें आप याद कर सकते हैं PRRM, ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं प्रिपरेशन, रिकवरी, रिस्पॉन्स और मिटिगेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे कि फ्लड के लिए आपको तैरना आना चाहिए, आप वॉलंटियर के रूप में लोगों की मदद कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर मैं अगर बात करूंगा तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, फ्लड्स के आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। रिकवरी कि घर वर फिर से बनाने हैं और हेल्प करना है, लोगों की जान बचाना भी रिकवरी के अंडर में आता है, ठीक है। और मिटिगेशन के अंदर जितना नुकसान हुआ है वो ठीक है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन फिर भी और नुकसान ना होने दें। फिर हम बात करते हैं कुछ सोशल इश्यूज की। सोशल इश्यूज के अंदर हम बात करते हैं जैसे किस तरह से सोसाइटी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स की पूजा की जाती है। जैसे बरगद का पेड़ है, दैट इज फिकस बेंगालेंसिस, उनको उनकी पूजा की जाती है बरगद के पेड़ की। तो ये क्या सैक्रेड ग्रुप्स है। तो सोशल इश्यूज, इसकी मदद से हम कैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हम ऐसे इश्यूज की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें चिपको मूवमेंट जो लगभग 300 साल पहले हुआ था, जिसके अंदर एक राजस्थान के एक बिश्नोई गांव में खेजड़ी वृक्ष को काटने के अगेंस्ट में कई लोगों ने अपनी जानें दी थी। तो एक सोशल इश्यूज है। और बाकी मैं तो ये कहूंगा आप करंट अफेयर से जुड़े रहें, हर दिन सोशल इश्यूज आते हैं, तो आप कोशिश करें प्रैक्टिकल सोशल इश्यूज लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। सो इकोसिस्टम पे हम बात करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम आवर इन्वायरमेंट बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है, ये दोनों मिलके हमको इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। आप इसमें पहले बात करते हैं कि एबायोटिक क्या है। एबायोटिक के अंदर आता है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक के अंदर आता है विंड, वाटर, एयर, ठीक है। और दूसरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा है एडाफिक कंडीशंस की लैंड कंडीशंस क्या है, ठीक है, ये सब एबायोटिक में आता है। फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बायोटिक सोर्सेज के अंदर क्या है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनका क्या इफेक्ट है, इकोसिस्टम। फिर हम बात करते हैं फूड चेन के ऊपर। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज फूड चेन। सो फूड चेन के अंदर क्या है, ईटिंग हैबिट्स जो है, सबसे पहले क्या है कि प्रोड्यूसर्स माने प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, और कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाएंगे। तो यही जो चेन बनता चला जाता है, दैट इज फूड चेन। और बेटर डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी। आप बस इस चेन पे फोकस करेंगे किस तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से फिर कार्निवोर से टॉप कार्निवोर्स। तो इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ता चला जाता है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास है, हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। आप एक स्लाइड में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक प्लांट बनाया हुआ है। यहाँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बनाते हैं, और ये फूड जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो सेव करते हैं। तो इसमें बात क्या है कि और जितने हर्बीवोर्स है या फिर हम भी मान लिया मोमनीवोर्स है, हम प्लांट से एनर्जी लेते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आप लीजिए डियर सबसे पहले क्या करेगा
प्लांट्स को खाएगा, डियर को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ता जाता है ये, ठीक है। और इसको इजीली आप पिरामिड की हेल्प से पढ़ सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा फूड वेब्स की। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ फूड वेब की सिंपल डेफिनेशन है मेनी फूड चेन यूनाइट टू मेक फूड वेब। फूड वेब में क्या होते हैं, कई सारे चेन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो फूड चेन है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आप एक बार इस वीडियो को रोक लीजिए और इस चेन को, हो सकता है यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अब मैं बात करूंगा एसिड रेन की, जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। यहाँ आप वीडियो के इसमें जो एक स्लाइड आ रही है आपके सामने, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री से कैसे पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये वाटर कहाँ मिलेगा, वाटर वेपर्स जो नेचर में जितना मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करते हैं, फिर उससे क्या बनता है, यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और HNO3 बन रहा है, और उसकी रेन होती है, बारिश होती है एसिड की। और जिससे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि कितना इन्वायरमेंटल लॉस होता है एसिड रेन की वजह से। ताजमहल का कलर भी फीका होता जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज मार्बल, और मार्बल माने ताजमहल, तो उससे जब एसिड रिएक्ट करता है तो सल्फेट्स बना देता है, और वो जो सल्फेट्स है वो येलो कलर के पार्टिकल्स में जमा होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा एसिड रेन से, जो मॉन्यूमेंट्स है, पुरानी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल, उनका भी नुकसान होता है, प्लांट्स जल जाते हैं इससे। तो एसिड रेन होने का यही कारण है, इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलते हैं ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं और उन्हीं की बारिश होने लगती है एसिड की। तो इसी कंडीशन को हम एसिड रेन कहते हैं। फिर अगर हम आगे चले तो हम बात करेंगे HIV वायरस की। दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं इमेज, ये दिस इज एन HIV वायरस, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। और ये कौन से डिजीज करते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून नहीं, ये एक इम्यून सिंड्रोम है। इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बहुत डाउन चला जाता है और आपको बाकी कई सारी बीमारियां होने लगती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट की। सो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप एक सामने एक इमेज से समझ सकते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है वो अर्थ पे गिरती है, ठीक है, और इंफ्रारेड एनर्जी सन जो हमारा अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्लोरोफ्लोरो गैस कार्बन गैसेस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये इन सब का जब अमाउंट बढ़ रहा है एनवायरमेंट के अंदर, सो ये ग्रीन हाउस गैसेस इस इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ इमिट कर रहा है उसको ब्लॉक कर लेती है। जब उसे वो ब्लॉक कर लेती है तो अर्थ का टेम्परेचर साइमल्टेनियसली और ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग के अंडर किया जाता है। और ग्रीन हाउस इसलिए बात करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउसेस होते हैं ऐसे जहां पे प्लांट्स को ग्रीन हाउसेस में उगाया जाता है जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो कर सके। तो ऐसा ही होता है, एक शील्ड बना देते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, और ये इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देते, और अर्थ का टेम्परेचर साइमल्टेनियसली बढ़ता जाता है, और इससे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसकी हम बात करें कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो देयर इज ए पिरामिड, उसमें मैंने बताया कि रूल्स ऑफ 10%। यहाँ आपने देखा होगा प्रोड्यूसर्स के अंदर लिखा हुआ है 10,000 किलो कैलोरी। सो सन से जो रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, प्लांट्स उससे कम से कम 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है फोटोसिंथेसिस से। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद ये एकदम से 1000 हो गया। ये 1000 क्यों हुआ, क्योंकि टोटली 90% एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। सिर्फ 10% ही एनर्जी कंज्यूमर्स में जाती है, जैसे हर्बीवोर्स में। फिर उसके बाद सीधा वो 1000 से 100 हो गया, दैट इज फिर 90% लॉस हो गया, ठीक है, और सिर्फ 10% ही आगे गया। फिर उसके बाद जब टॉप कार्निवोर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद जैसे 10,000 से 1000, 1000 से 100, 100 से 10, तो जो ईगल थी
या जो भी है जो लास्ट में खा रहा है टॉप कार्निवोर, तो उसको सिर्फ 10 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, किलो कैलोरी। तो ये है रूल ऑफ 10%। और यू कैन स्टॉप दिस वीडियो एंड सी द पिरामिड। इस पिरामिड को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरी इजी। 10,000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 100 और एट लास्ट 10। तो दिस इज रूल ऑफ 10%। और 90% जो एनर्जी है वो एज इन द फॉर्म ऑफ हीट इन्वायरमेंट में लूज हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा होम्योस्टेसिस की। यू कैन सी इमेज ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस की सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि हम हैं या फिर एनिमल्स है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कि अगर बाहर ठंड पड़ गई तो भी हमारा जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहा, और बाहर अगर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ गई तो भी हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको अगर हम मेंटेन करते हैं, तो इसे होम्योस्टेसिस। अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम स्वेट करने लगते हैं, हमें पसीना आने लगता है, तो ये भी होम्योस्टेसिस मींस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का टेक्निक है। अगर हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम शिविर करने लगते हैं या कांपने लगते हैं। उस कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है और फिर हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स की। यहां मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। सो क्या इंपॉर्टेंस है, स्क्रीन पे आपके दे रखा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले सर्वाइवल की बात आती है कि सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी इजीली वर्क करती है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आप वीडियो को रोक के एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोट्स बहुत ही इंटरेक्टिव है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। एक बार फिर से इकोसिस्टम दो भागों में बांटा गया, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। फिर ये जो टेबल है इससे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ गए जैसे विंड, वाटर, ठीक है, और ये आ गए क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ गए। फिर उसके इडाफिक फैक्टर्स आ जाएंगे। इडाफिक फैक्टर्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हो गया, आपके लैंड रिसोर्सेज हो गए। फिर हम बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। तो ये जो टेबल है इट इज मोर देन इनफ। अगर इकोसिस्टम पे क्वेश्चन भी आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस टेबल को बना के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। दोस्तों व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन में है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर बड़ी मशीन्स, मोटर कार्स और इनसे जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है अनवांटेड, और जिससे जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है कि हमारे ईयर ड्रम्स, कान खराब हो जाते हैं, स्पीकर से बहुत लाउड म्यूजिक बजता है तो उससे हमें भी डिस्टरबेंस महसूस होती है। तो इस कंडीशन को नॉइस पोल्यूशन कह रहे हैं। अब इसकी इफेक्ट्स क्या है अगर बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे हार्ट रेट बढ़ने लगती है जब हम बहुत ज्यादा हाई म्यूजिक के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। आवर हार्ट रेट इंक्रीजेस और हमको स्वेटिंग होने लग जाती है और एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाता है, जिससे हमको एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। हेडेक भी होने लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको नोट करवा रखा है। यू कैन सी ऑन स्क्रीन एंड स्टॉप द वीडियो एंड नोट, यू कैन नोट इट। फिर मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। तो अगर मैं बात करता हूँ ईपीए, दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में दिया गया था। इट इसको वाटर एक्ट भी बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये एक्ट दिया गया है। इसके आपको मेन जो इम्पोर्टेंस है ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। इट इज इसको वाटर एक्ट भी कहते हैं, 1986 में दिया गया था। और इसके अलावा इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपको ईपीए कभी भी आए तो आप इसको इन्वायरमेंट से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर वाटर के मिसयूज को रोकना और वाटर पोल्यूशन रोकना, ठीक है। इसे वाटर एक्ट भी कहते हैं। फिर 1986, ये डेट आपको याद रखनी, इट इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया था ऑलमोस्ट, कि रिन्यूएबल आसानी से रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस के एग्जांपल्स होते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल जितने हैं, और इसका
इससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसका जो डिफरेंस है ये स्क्रीन पे है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही टॉपिक्स में कवर किया है मैंने इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस की। एंड अगर कुछ छूट जाता है देन वी विल मेक फर्दर वीडियो एंड फॉर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो and keep watching. Please share, like and comment. Thank you friends.